तो यह वीडियो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 1। इसमें आपका 20 चैप्टर्स आने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट लेक्चर है कि यूरोपियंस इंडिया में आए थे उस टाइम भारत कैसा था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी और जो मुगल एम्पायर था उसकी सारी जड़ें हिल गई थी, है ना। जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, कैसे तहस नहस हो गया था। हमने आपको टॉपिक बता दिया, सब टॉपिक बता दिया। अब एक एक करके डेप्थ में देखेंगे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। वीडियो को पेशेंसफुली देखना। लेकिन आपको बता दें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है ना, इसकी खास बात क्या है। पहली खास बात तो यह है कि आपको यूपीएससी का जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। दूसरा जो नोट्स है वो काफ़ी शानदार, शॉर्ट, सिंपल, टेबल वगैरह आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तीसरा जो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस आए उसको आपको एनालिसिस करके आपको बताएंगे। चौथा जो एक्सप्लेनेशन है ना, इस तरीके से रहेगा कि आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और टीचर जो उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी स्मूथ है। पांचवा जो बेनिफिट है, इसके बाद मैंने आपको स्पेक्ट्रम में बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, बिपिन चंद्रा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर से अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो और साथ में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर टाइमलाइन रहती है, मैप्स हुए, की टर्म हुए, वो सारी चीजें आपको डिस्कस कराई जाएंगी। आपको यही रिकमेंड करेंगे, कॉपी पेन ले लो, आराम से वीडियो को पॉज कर करके एक एक करके देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया लेक्चर सीरीज। वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका वेटेज के बारे में, और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्री एंड मेंस। जर्नी ऑफ मुगल्स के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद कैसा डिक्लेन हुआ, उसके बाद जो भी स्टेट्स राइज हुए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में और कल्चरल लाइफ के बारे में। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस रिलेटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम 15th सेंचुरी टू दी 1947। इस पर्टिकुलर फेज में जितने भी इवेंट्स चले हैं इसको कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फेज। लेकिन इसको मैं सब डिवाइड किया इनटू 6 फेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर दी 6 फेजेस। इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट फेज आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर 1857 में जितने भी इवेंट्स चले हैं इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड फेज रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द थर्ड फेज इंडिया राइज टू नेशनलिज्म 1858 टू 1905। इस पर्टिकुलर फेज में जितने भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द फोर्थ फेज ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म इन द ईयर ऑफ 1905 टू 1918। इस पर्टिकुलर फेज में हम डिस्कस करेंगे बॉयकॉट मूवमेंट्स के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट्स के बारे में, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इन द फिफ्थ फेज वी विल डिस्कस अबाउट द मास नेशनलिज्म फ्रॉम द फेज ऑफ 1919 टू 1939। इस पर्टिकुलर फेज में हम डिस्कस करेंगे साल्ट सत्याग्रह के बारे में, रौलत एक्ट के बारे में, गांधी जी के बारे में, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। In the last phase, we will discuss about liberation and partition, 1939 to 1947. इस पर्टिकुलर फेज में we will discuss about August offer, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, इन सभी के बारे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में जितने इवेंट्स हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेटेज के बारे में फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अगर प्रीलिम्स की बात हुई, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे विल आस्क 4 to 5 क्वेश्चंस। इसका वेटेज होगा एवरेजली 10 मार्क्स। और यहाँ पे मेंस में दे विल आस्क 3 to 4 क्वेश्चंस। इसका वेटेज होगा 40 मार्क्स। बाय एडिंग दिस टू यू विल गेट 50 मार्क्स। मॉडर्न हिस्ट्री कंटेन्स एवरेजली 50 मार्क्स इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये है कि दे विल आस्क मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप देख लीजिए, दे विल आस्क द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसके साथ साथ दे विल आस्क द एनालिटिकल क्वेश्चंस, दे विल ऐड दी एनालिटिक्स। इसका मतलब है आप जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूछेगा, उसके साथ साथ दे विल ऐड द डिफरेंट डायमेंशन। इसको कहते हैं एनालिटिक, कुछ सोचने का तरीका। मैं बोलने का ये है कि यहाँ पे ज्यादा पूछेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसके वजह से वी कैन स्कोर इजीली इन द मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रोच के बारे में, हमारा अप्रोच कैसा होना टू क्लियर द यूपीएससी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर एंड सुभाष चंद्र बोस। इन तीनों में से जो कॉमन पॉइंट है दे आर दी फ्रीडम फाइटर्स। इनमें से जो कॉमन पॉइंट है दे आर दी फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन हाउ यूपीएससी विल फ्रेम द क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
if you see the previous year question paper, they have asked about the Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. इनका अप्रोच टुवर्ड्स किसके बारे में पूछा गया है? नेशनलिज्म एज वेल एज एजुकेशन पॉलिसी। सो इनके बारे में यहाँ पे हम आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जिस डायमेंशन में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर इफ यू स्टडी दैट पर्टिकुलर डायमेंशन वी कैन राइट द आंसर, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट द आंसर। सो माई एक्सप्लेनेशन इज, माई जो बोलने का तरीका ये है कि अगर इफ यू स्टडी टुडे यू विल स्टडी अबाउट महात्मा गांधी, अगर आज महात्मा गांधी के बारे में स्टडी करेगा तो यू कवर द ऑल द डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन है उनके बारे में सब कुछ एक पेपर में लिख लीजिए, जैसे इनके नेशनलिज्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में एंड वुमेन्स के बारे में, इन सभी के बारे में आप एक नोट्स में लिखे हैं। उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, आप जो भी अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है आप कंपेयर कीजिए महात्मा गांधी टू रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी टू सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको इनमें से जो कॉमन पॉइंट नजर आएगा और डिफरेंस भी आएगा, इसके वजह से आपका मेंस काफी हेल्पफुल होगा टू क्लियर द मेंस इन द मॉडर्न हिस्ट्री। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, हार्डली दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप 2016 क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, दे आस्क अबाउट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। 2023 में दे आस्क अबाउट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कॉमन पॉइंट इज महात्मा गांधी। क्यों? ही इज ए सक्सेसफुल फ्रीडम फाइटर, इसके वजह से दे विल आस्क द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड एनी अदर फ्रीडम फाइटर। सो आप ज्यादा डायमेंशन कवर कीजिए, इसके वजह से आपको हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं दीज आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको एक आइडिया आएगा हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन 2023 दे आस्क्ड अबाउट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, किसके अप्रोच में? एजुकेशन एज वेल एज नेशनलिज्म के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एज वेल एज महात्मा गांधी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में लॉर्ड डलहौजी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में गांधीयन फेज। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है दीज आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा 70 to 80%, एनालिटिकल पूछेगा सिर्फ 20%। सो यहाँ पे इजी होगा मार्क्स गेन करने में। सो इट इज वेरी मच इजियर रादर देन द अदर सब्जेक्ट टू गेन द मार्क्स। हमारा पहला चैप्टर होगा इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। लेकिन क्यों हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से शुरू कर रहे हैं? कुछ लोग स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, कुछ लोग स्टार्ट करेंगे मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से, लेकिन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इन 2017 मेंस पेपर, इसके वजह से वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ मुगल्स के बारे में। इनका जर्नी कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पे डिक्लेन हुआ और डिक्लेन होने का रीजंस क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल बिटवीन इब्राहिम लोडी एंड बाबर, बाबर वॉन द बैटल एंड ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। जब पानीपत की पहले लड़ाई के दौरान इब्राहिम लोडी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई और वो दिल्ली के सुल्तान बने। उसके बाद बाबर के समय में ही ऑक्यूपाइड सम ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट्स। उनके मृत्यु के बाद उनके सक्सेसर दे ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स। बट औरंगजेब के समय में लगभग पूरा भारत अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इट स्टार्ट्स फॉलिंग। इसके रीजंस क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एज यू सी इन दिस पिक्चर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर, यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर सम ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं पूरा इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यहाँ पे देख सकते हैं बहादुर शाह जाफर इज द लास्ट मुगल एम्परर। इनके टाइम में पूरा का पूरा मुगल्स डिक्लेन हुआ। इसका रीजंस क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करेंगे डिक्लेन ऑफ मुगल्स के बारे में, इनका रीजंस क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जो भी इनके डिवाइस पॉलिसीज, इनके रिलीजियस पॉलिसीज, इसके वजह से वो डिक्लेन हुआ। क्यों? इट इज फेवरेबल फॉर द मुस्लिम बट नॉट द हिंदूज, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदूज। इसके वजह से वो डिक्लेन होने का कारण हुआ। और दूसरा रीजन है इनका अग्रेसिव मिलिट्री अप्रोच। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब हिज विश्वास ही वांट टू ऑक्यूपाई द सदर्न स्टेट, मेनली बीजापुर और गोलकोंडा। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं बीजापुर एंड द गोलकोंडा। इसके वजह से ही हैड ए सीवियर लॉस इन द मिलिट्री एज वेल एज ट्रेजरी। इसके वजह से इनके मिलिट्री और ट्रेजरी के ऊपर काफी इफेक्ट हुआ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लेनेशन।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल काजेस के बारे में, सोशल काजेस के बारे में, एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक काजेस के बारे में। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल काजेस के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है इन 2017। इसके वजह से वी विल कवर ऑल द डायमेंशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल काजेस के बारे में। वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। एज आई सेड earlier, there were no prominent leaders after the death of औरंगजेब। औरंगजेब के मृत्यु के बाद देर वर नो प्रोमिनेंट रूलर्स। क्यों? यहाँ पे फॉलो होगा डिक्टेटोरियल सिस्टम। इसके वजह से पूरा डायनास्टी किसके ऊपर डिपेंड होगा? राजा के ऊपर। अगर राजा के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है तो वो डिक्लाइन होने का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बहादुर शाह वन गद्दी पे बैठे। ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड बादशाह थे। ये सबको खुश करने में लगे रहते थे और इनको शाह बेखबर भी बुलाया जाता है क्योंकि इनको पता नहीं एम्पायर में क्या चल रहा है। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठे? जहांगीर शाह। इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रूल करने में, रादर उनके अमीर जुल्फिकार खान वो रूल करते थे, इसलिए इनको कहते हैं लखपटे मूर्ख। उसके बाद फारूक शेर गद्दी पे बैठे। इसको कहते हैं, इसको गद्दी पे कौन बिठाया? सैयद ब्रदर्स, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान और छोटा भाई हुसैन अली खान। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, इनको रंगीला का टाइटल दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अहमद शाह आए। इनके माता सब कुछ रूल करती थी, इनको कुछ समझ में नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं देर वर नो प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ पे जो गद्दी को संभाल सके। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन। इसका मतलब है मुस्लिम्स में प्राइमोजेनिटर फॉलो नहीं होगा। प्राइमोजेनिटर मतलब जो भी बड़ा बेटा होगा वो जाके गद्दी पे बैठेगा, और वी कैन से एज ज्येष्ठ अधिकार। सबसे पहले बच्चा जो भी होगा वो जाके गद्दी पे बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं होगा, ये आपस में लड़ते थे, जो भी जीतेगा वो जाके गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद हम देखेंगे कोर्ट फैक्शन। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, कोर्ट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, अफगानी पार्टी एंड हिंदुस्तानी पार्टी। इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तुरानी पार्टी के बारे में। तुरानी पार्टी वॉज लीड बाई निजामुल मुल्क, आल्सो नोन एज असफ शाह। पर्शियन पार्टी को लीड करते थे आमिर खान, इसाक खान एंड सादत खान। हिंदुस्तानी पार्टी को लीड करते थे सैयद ब्रदर्स, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान एंड छोटा भाई हुसैन अली खान। अफगानी पार्टी को रूल करते थे सम ऑफ द अफगानी नोबल्स। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुगल्स को है वो है फॉरेन इन्वेशन। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली they attacked on Mughals 6 times within a span of 20 years। they attacked 6 times। इसके वजह से काफी नुकसान हुआ मुगल्स को, उनके ट्रेजरी के ऊपर और उनके मिलिट्री के ऊपर। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। उसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब तो सेंट्रल अथॉरिटीज प्योरली वीक, यहाँ पे 4 ग्रुप्स भी फॉर्म है। सो सम ऑफ देम डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट, कुछ स्टेट डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट, कुछ सम ऑफ देम डिक्लेयर्ड एज रेबल एंड सम ऑफ देम डिक्लेयर्ड एज सक्सेसर। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉजेस के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ मुगल नोबिलिटी। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे मुगल रूलर्स है देवर बिलोंग टू द इमिग्रेंट्स और वी कैन से एज फॉरेनर्स। इसके वजह से काफी एथनो रिलीजियस ग्रुप फॉर्म हुए। मेनली ईरानी पार्टी और तुरानी पार्टी का डोमिनेंस ज्यादा हुआ। इसके वजह से पीपुल्स को काफी परेशान हुआ करती थी। उसके बाद हम देखेंगे पीस एंड रेबेलियन के बारे में। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी एक बड़ा क्राइसिस हुआ, इसमें बहुत जमींदार एज वेल एज पीसेंट शामिल हुए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज पीसेंट, इसके वजह से पीस एंड रेबेलियन बुलाया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार। यहाँ पे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जमींदार को चाहिए शेयर इन द सरप्लस प्रोडक्शन, जो भी राजा के पास बचा हुआ पैसा है उनमें से चाहिए शेयर। और दूसरा रीजन है यहाँ पे 4 पार्टीज फॉर्म है, मैंने पिछले स्लाइड में बताया ना, यहाँ पे 4 पार्टीज फॉर्म है: ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, अफगानी पार्टी एंड हिंदुस्तानी पार्टी। जो भी यहाँ पे जमींदार के नीड को फुलफिल करेगा वो जाएगा जमींदार इनके पार्टी में। अगर ईरानी पार्टी जमींदार के नीड को फुलफिल करेगा, जमींदार जाएगा ईरानी पार्टी में एंड ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट और ही विल बिकम द किंग। इसके वजह से जमींदार में आपस में शिफ्ट होते थे। किसको फायदा होगा? जमींदार को। इनको मिलता था घर, पैसा, लैंड, सब कुछ मिलता था। इस 4 पार्टी से वजह से जमींदार को मिला फायदा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक काजेस के बारे में। सबसे पहले जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस मतलब लेस नंबर ऑफ जागीर्स, मोर नंबर ऑफ जागीरदार्स, इसका जागीरदारी क्राइसिस। फिर से बताऊंगा, लेस नंबर ऑफ जागीर्स, मोर नंबर ऑफ जागीरदार्स, इसका जागीरदारी क्राइसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वन जागीर।
इसमें मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर 4 लोग आए, फिर 4 लोगों में डिवाइड किया, फिर 4 लोग आए, फिर 4 लोगों में डिवाइड किया। लेकिन जागीर सेम, मतलब जागीरदार आर इंक्रीज्ड। इसके वजह से पीपल्स को काफी परेशान होने लगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज्यादा लेना वसूल हुआ। इसके वजह से पीपल को काफी तकलीफ उठाना पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे डेक्कन कैंपेन ऑफ औरंगजेब। As I said earlier, औरंगजेब विश्वास he want to occupy बीजापुर and the गोलकोंडा। इसके वजह से उनको काफी नुकसान हुआ मुगल्स को, इनके मिलिट्री के ऊपर और ट्रेजरी के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद ही इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 23%। कहाँ पे? बीजापुर और गोलकोंडा में। लेकिन जो भी पैसा आया इसको कहाँ पे खर्च किया? इन द फर्दर बैटल्स। इसके वजह से उनके जमींदार और पीपुल्स काफी नाराज हुए। उसके बाद हम देखेंगे यूरोपियन इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ब्रिटिश कैप्चरिंग स्लोली। ब्रिटिश का जर्नी अभी यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में। अब तो सेंट्रल अथॉरिटीज प्योरली वीक, इसको एडवांटेज लेके कुछ स्टेट डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट एंड सम ऑफ देम डिक्लेयर्ड एज सक्सेसर एंड रिमेनिंग देयर डिक्लेयर्ड एज रेबल स्टेट। इन सभी स्टेटों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफली। अब डिस्कस करेंगे 3 मेजर ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सक्सेसर, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में एंड फाइनली रेबल स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय सक्सेसर स्टेट। इसका मतलब है दे वर पार्ट ऑफ द मुगल प्रोविंसेस और इन्होंने कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया, धीमे धीमे ऑटोनॉमी ले ली। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। अब तो सेंट्रल अथॉरिटीज प्योरली वीक, इसको एडवांटेज लेके सम ऑफ द स्टेट डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट जैसे राजपूत, मैसूर एंड केरला। उसके बाद हम देखेंगे रेबल स्टेट्स के बारे में। दे आर स्टार्टिंग ऑनवर्ड दे आर अगेंस्ट द मुगल्स। ये पहले से मुगल्स के खिलाफ ही है, जैसे जाट, सिख एंड मराठास। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कौन से स्टेट कहाँ पे लोकेट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट इन 1717। देयर वर 2 प्रोमिनेंट लीडर्स, एक है मुर्शद अली खान और दूसरा है अलीवर्दी खान। इनके टाइम में 3 बड़े अपराइजिंग्स आए, जैसे सीताराम इशू, शुजात खान एंड नजात खान। इन तीनों को डिफीट करने के बाद ही मेड चेंजेस इन द बंगाल। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ द बंगाल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। इतने बावजूद करने के बाद भी ये लोग क्यों हारे, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के बारे में। रेवेन्यू सेटलमेंट, ट्रांसफरिंग लार्जर पार्ट ऑफ जागीर लैंड्स इनटू द कलिसा लैंड। कलिसा लैंड मतलब जो भी लैंड हुआ वो लैंड को कंट्रोल कौन करेगा? राजा ने। और नियरली 15% ऑफ टैक्स लेते थे एनुअली। इसके वजह से देर इज नो इंटरमीडियरी बिटवीन पीसेंट एंड किंग। सो जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से 15% ऑफ टैक्स जाएगा किंग ट्रेजरी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज पीसेंट एंड दिस इज किंग। इन दोनों के बीच में हु इज द इंटरमीडियरी? जमींदार ने। पहले में जमींदार हुआ करते थे। अब पीसेंट इनको भी टैक्स देना पड़ता था और उसके बाद इनको भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, किंग और पीसेंट के बीच में देर इज नो इंटरमीडियरी। इसके वजह से पीसेंट को काफी हेल्पफुल हुआ। उसके बाद हम देखेंगे फार्म लोन्स के बारे में। इसका मतलब है कि जिसको भी एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए पैसे जरूरी है, इन सभी लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे। उसके बाद हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। ही प्रोवाइडेड द रोड्स एंड रिवर्स एंड एस्टैब्लिशेड द रेगुलर थानास एंड चौकीस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पीपल के वेलफेयर के वास्ते रोड्स एंड रिवर्स ये सभी बनवाया था। उसके बाद हम देखेंगे सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। He treated equally for the Muslim and Hindus. There is no discrimination between the Hindus and the Muslims. उसके बाद हम देखेंगे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब है जो भी लोकल जमींदार और विलेज हेड पर्सन है, इनको इतना परमिशन दिया गया है, दे कैन चूज द रेवेन्यू फार्मर्स हु एवर दे वांट। जैसे हिंदू चाहिए या मुस्लिम, जिसको भी चाहिए दे कैन चूज द रेवेन्यू फार्मर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुर्शद अली खान के समय में ट्रेड काफी डेवलप हुआ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ने लगा। इसके वजह से काफी हेल्पफुल हुआ उनके ट्रेड में। सो ट्रेड इज सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड बुलियन इनफ्लो। इसका मतलब है बंगाली प्रोडक्ट्स को यूरोपियंस मार्केट में ज्यादा डिमांड हुआ, वो किसी भी कॉस्ट में खरीदने के लिए तैयार है। इसके वजह से यहाँ से कुछ चीजें वहां पे एक्सपोर्ट होगा, वहां से कुछ चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होगा। यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे कॉटन, सिल्क एंड रॉ मटेरियल्स। वहां से हम इंपोर्ट करेंगे गोल्ड, सिल्वर, ये सभी चीजें। देयर इज अ बैलेंसिंग ट्रेड बिटवीन द यूरोपियंस एज वेल एज द बंगाल।
उसके बाद हम देखेंगे मनी लेंडर्स के बारे में। दे कैन चूज द रेवेन्यू फार्मर्स हु एवर दे वांट, उनके लैंड के लिए रेवेन्यू फार्मर चूज कर सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंस है, दे कैन गिव द मनी फॉर द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के साथ मनी देते थे फॉर द पुअर पीपल्स। इसके वजह से इकोनॉमिक कंडीशन इज फेयर इनफ। अब हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर द डिफीट, इतना बावजूद करने के बाद भी ये लोग क्यों हारे, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फेल टू सी द रियल नेचर ऑफ द ब्रिटिश, बंगाल समझते हैं कि ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हैं, सो दे नीड ट्रेड राइट्स। और एक रीजन है, जब भी बंगाल कोई इश्यू में है या कोई प्रॉब्लम में है, ब्रिटिश ऑलवेज हेल्प द बंगाल। इसके वजह से दे कैनॉट सी द रियल नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स। उसके बाद हम देखेंगे नेग्लेक्टेड इन आर्मी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान ही टोटली नेग्लेक्टेड द आर्मी। इसके वजह से जब भी कोई बैटल हुआ, ही डिपेंड ऑन अदर स्टेट्स, इसके वजह से उनको पैसा ज्यादा देना पड़ता था। उसके बाद हम देखेंगे करप्शन अमंग ऑफिशियल्स, दे कैनॉट सी द रियल नेचर ऑफ द सिचुएशन, करप्शन को रिड्यूस करने में ये नाकाम हुए। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंट मराठा राइट्स, हमेशा प्रॉब्लम हुआ मुगल्स को या बंगाल को, क्योंकि हमेशा मराठास अटैक करते थे बंगाल्स के ऊपर, इसके वजह से काफी नुकसान हुआ बंगाल को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवध के बारे में। द फाउंडर ऑफ अवध वाज सादात खान, आल्सो नोन एज बुरहानुल मुल्क, अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ अवध। ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन इनके टाइम में जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो है जमींदार रेबेलियन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है जमींदार ने रिफ्यूज किया टू पे द लैंड टैक्स, इसके वजह से सादात खान ने एक डिसीजन लिया, जो भी टैक्स नहीं देते उनके ऊपर डिक्लेयर करा वार। जो भी जमींदार यहाँ पे टैक्स नहीं देते उनके ऊपर डिक्लेयर करा वार। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में द लोकेशन ऑफ द अवध। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में और उनके पॉलिटिकल सक्सेशन के बारे में। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म्स के बारे में। रेवेन्यू सेटलमेंट, ही कलेक्टेड द फेयर लैंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। इनको पता है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है जमींदार, इसके वजह से ही डायरेक्टली कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम द पीपल। इसके वजह से पीपल को काफी हेल्पफुल हुआ। यहाँ पे भी सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीस एंड यहाँ पे किंग, इन दोनों के बीच में कौन है इंटरमीडिएट, जमींदार। इनको पता है कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो जमींदार के वजह से, सो इनको हटाया और जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ ही डायरेक्टली कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम द पीपल। इसके वजह से पीपल को काफी हेल्पफुल हुआ। उसके बाद हम देखेंगे सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुगल्स के नाथ ये लोग हिंदूज और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं दिखाते। उसके बाद हम देखेंगे जागीर रिफॉर्म्स के बारे में। इसका मतलब है इट इज ए पार्ट ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, ये जागीरदारी सिस्टम में एक हिस्सा है। जो भी लोकल जमींदार से इनको इतना परमिशन दिया गया है कि दे कैन एलोकेटेड जागीर, जिसको भी कौन जागीर चाहिए उनको एलोकेट करते, और उसके ऊपर जो भी पैसा है दे डिवाइड इक्वली। अब हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेनर ट्रूप्स के बारे में। इन्होंने बढ़िया मिलिट्री मेंटेन करते थे, दे वर वेल पेड, वेल आर्म्ड एंड वेल ट्रेन्ड। सबसे अच्छी बात अवध के पास ये है कि उनके मिलिट्री, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये लोग सोचते हैं कि अवध सोचते हैं कि मराठास इस बैटल में हार गए तो इनको काफी नुकसान होगा। इससे फायदा किसको होगा, अवध को, क्योंकि मराठास हमेशा हमला करते थे किसके ऊपर, अवध के ऊपर। उसके वास्ते ये सोचते हैं कि अगर इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को नुकसान होगा तो हमको फायदा होगा। उसके बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। यहाँ पे वार्स के बारे में मैं सभी एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अवध इस बैटल में शामिल होगा, इसके वजह से अवध को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट इन 1724। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ हैदराबाद इज असफ शाह, commonly known as निजामुल मुल्क। He is also the founder of the तुरानी पार्टी। As I said earlier, तुरानी पार्टी का लीडर कौन है, असफ शाह। इनके टाइम में जो बड़े प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुरानी पार्टी ने किसको गद्दी पे बिठाया, मोहम्मद शाह रंगीला को। निजामुल मुल्क परेशान हुआ मोहम्मद शाह रंगीला से, वो कोर्ट छोड़ के चले गए थे। वो खुद का स्टेट इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया इन 1724। उसके बाद फारूक शाह वाज मर्डर्ड बाय द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान और छोटा भाई हुसैन अली खान। किसको इन्होंने मर्डर किया, फारूक शाह को। उसके बाद गद्दी पर किसको बिठाया, मोहम्मद शाह को। ही यूज्ड एज ए पपेट एम्पायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद का लोकेशन इन द इंडियन मैप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्नाटिक के बारे में। कार्नाटिक फेल दैट स्टिल वे आर इन द कंट्रोल ऑफ द हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद सदर्न स्टेट में एक बड़ा किंगडम है,
इसके वजह से वो सोचते हैं कि कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। सो दे मेंटेन ए पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे जो भी अथॉरिटी और एक पीपल के बीच में जो भी रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ हैदराबाद एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ कर्नाटक। सो दे विल मेंटेन ए पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्स के बारे में। इसमें हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले एस्टैब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट राइज ऑफ मिलिट्री के पावर के बारे में। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि सिख एम्पायर कहाँ पे है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। सिख रिलीजन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गुरु नानक एंड इट वाज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी। इट वाज अडॉप्टेड बाय पंजाब जाट फार्मर एंड अदर लोअर कास्ट पीपल। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है हायर कास्ट पीपल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसके वजह से वो डिक्लाइन होने का कारण हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। बेस्ड ऑन कलसा, कलसा मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ ब्रदरहुड। महाराजा रणजीत सिंह एस्टैब्लिश्ड दिस सिख एम्पायर। He earned the title of Sher-e Punjab. It means Lion of Punjab. Title of Nizamul Mulk was given by the Asaf Shah. Title of Sher-e Punjab was given by the Maharaja Ranjit Singh. उसके बाद हम देखेंगे राइजास मिलिट्री पावर। द लास्ट फाइनल गुरु, 10th फाइनल गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इनको पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री के बारे में इनको आइडिया है, इसके वजह से ही टीचर्स द टेक्निक्स, टैलेंट, पॉलिटिक्स, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनके टाइम में बढ़िया इवॉल्व हुआ सिख रिलीजन। उसके बाद हम देखेंगे मुगल एटीट्यूड टूवर्ड्स सिख। इनिशियल स्टेजेस ऑफ औरंगजेब में इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। उसके बाद उनके बारे में ही स्टडी डीपली। उसके बाद दे मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप विद सिख। और यहाँ पे मुगल्स में यहाँ पे एक रिलीजन भी स्थापित हुआ सिख के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मराठास के बारे में। देयर वर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन, एक है छत्रपति शिवाजी और दूसरा है माधवराव। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो भी बड़े प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैलेंजिंग द मुगल्स। मुगल्स के टाइम में जो बड़ा प्रॉब्लम होगा वो है मराठास, क्योंकि मराठास हमेशा हमला करते थे मुगल्स के ऊपर, बंगाल के ऊपर, अवध के ऊपर। सो मराठास की वजह से काफी परेशान हुआ करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रगल्स के बारे में, जैसे उनके साहू और आंट ताराबाई इन दोनों के बीच में गद्दी के वास्ते लड़ते थे। उसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इन्होंने चेंज किया जागीरदारी सिस्टम इनटू दी राइतवारी सिस्टम। कौन? छत्रपति शिवाजी ने। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ टैक्स कलेक्शन। उसको कहते हैं चौथ इज कलेक्टेड बाय 1/4 एंड सरदेशमुखी इज कलेक्टेड बाय 1/10%। चौथ मीन्स 25% ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड ईयरली बेसिस एंड सरदेशमुखी मीन्स एडिशनल 10% ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द लैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन मराठा एम्पायर का कहाँ पे है। आप डिस्कस करेंगे द एज ऑफ पेशवा के बारे में। पेशवा मीन्स यू कैन इमेजिन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। साहू मेड हिम पेशवा। ही आल्सो साइंड अ ट्रीटी बिटवीन सैयद ब्रदर्स, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान एंड छोटा भाई हुसैन अली खान एंड फरूख शाह, नोन एज दिल्ली ट्रीटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाजीराव के बारे में। इनके टाइम में मराठा पीक में गए थे। उसके बाद हम देखेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। इंडिया के ऊपर हमला करेगा कौन? अहमद शाह अब्दाली। लेकिन इनको पता है कि जो भी यहाँ पे इंडिया को बचा सकता है वो कौन है? बालाजी बाजीराव। लेकिन इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ही डाइड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके वजह से काफी नुकसान हुआ मराठास को। उसके बाद हम देखेंगे माधवराव इज द ग्रेटेस्ट रूलर। क्यों? यहाँ पे जो भी लॉस हुआ इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे जो इतना बड़ा फेमेन हुआ, इससे रिकवर कौन किया? माधवराव। सो इसके वजह से ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे राजपूतना के बारे में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका रिलेशन विद मुगल्स कैसा हुआ और रिलेशन विद इन देमसेल्व्स, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं द लोकेशन ऑफ द राजपूत। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूतना के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉरियर ट्राइब्स के बारे में। राजपूत हमेशा मुगल को एक बैकबोन जैसा है। इनके पास इतना बढ़िया मिलिट्री है, किसके पास? राजपूतना के पास। जब भी मुगल्स कोई बैटल में इन्वॉल्व है, राजपूत ऑलवेज हेल्प द बंगाल्स। इसके वजह से काफी आसानी से बैटल जीतते थे। उसके बाद हम देखेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में। इनको मुगल कोर्ट में काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इनको एक तरह से इतनी आइडेंटिटीज भी मिलती थी। उसके बाद हम देखेंगे 20 प्रोमिनेंट क्लास के बारे में। सबसे अच्छी बात राजपूत में है कि दे विल मेंटेन ए यूनिटी। इनके पास बढ़िया यूनिटी मेंटेन करते थे। उसके बाद हम देखेंगे लॉस ऑफ औरंगजेब अथॉरिटी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब
इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता बाकी रूलर्स ने, जितना इंपॉर्टेंस औरंगजेब ने दिया था। इसके वजह से दे डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट और खुद का स्टेट घोषित कर लिया। इट इज ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू देम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैसूर के बारे में। देयर वर टू इंपॉर्टेंट लीडर्स, एक है हैदर अली और दूसरे है टीपू सुल्तान। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ही मेड 3 चेंजेस, पहले आर्मी में चेंज किया और रेवेन्यू में और फाइनली सेंट्रलाइजेशन में। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैसूर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके आर्मी के बारे में। इनके पास इतना बढ़िया मिलिट्री हुआ करता था क्योंकि दे हैव टेकन हेल्प फ्रॉम दी फ्रांस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश किसको हेल्प किया, बंगाल को, और फ्रांस किसको हेल्प किया, मैसूर को। इन दोनों के चक्कर में इन दोनों को मिली हेल्प एज वेल एज नुकसान। नुकसान क्या है, इन्होंने कैप्चर कर लिया इनके स्टेट्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस टीचेस द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टैक्टिक्स टू दी मैसूर। इसके वजह से इनका मिलिट्री बढ़िया हुआ करता था। उसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू के बारे में। दे विल कलेक्ट द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑफिशियल्स टैक्स को कलेक्ट करते थे। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ने बढ़िया मिलिट्री मेंटेन करते थे इनके पीरियड ऑफ टाइम में। आप डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। परपेचुअल स्टेट ऑफ वार, इसका मतलब है लगातार दूसरे स्टेट्स के ऊपर वार करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेडिंग एंड एनेक्सिंग मलाबार एंड कालीकट। इसके वजह से मैसूर को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रीजनल पावर्स। कभी ये दूसरे स्टेट के ऊपर हमला करते, कभी दूसरे स्टेट इनके ऊपर हमला करते। इसके वजह से काफी नुकसान हुआ मैसूर को। आप देखेंगे वो क्यों डिक्लेन हुआ। जब हैदर अली का डेथ हुआ, ही वॉज डेड बाय द डिसीज नॉट बाय द वार। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठे, टीपू सुल्तान ने। वो श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन उनके डेथ हुआ उसी टाइम। उसके बाद मैसूर वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। यहाँ का मैसूर पूरा का पूरा डिक्लेयर हुआ। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं मैसूर का लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ द रीजनल स्टेट। एज ए सेड एर्लियर, अब तो सेंट्रल अथॉरिटी इज प्योरली वीक। इसको एडवांटेज लेके सम ऑफ द स्टेट डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट, सक्सेसर एंड रेबल। इन सभी के बारे में, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, इनके कल्चरल लाइफ के बारे में, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर वॉज नॉट डेवलप्ड क्योंकि इनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरा रीजन है जमींदार का ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड तो बढ़िया हुआ करता था, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन यूरोपियंस एंड दी बंगाल, लेकिन जो भी करप्शन के वजह से ट्रेड इतना डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में। लिटरेचर, लॉ, रिलीजियन, फिलोसफी एंड लॉजिक, इन सभी के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट दिखाई करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम्स के पास मकतब्स, बच्चों के लिए मकतब्स, और बड़ों के लिए मदरसास, बड़े बच्चों के लिए मदरसास, और हिंदूस के पास छोटे बच्चों के लिए पाठशाला और बड़े बच्चों के लिए चतुष्पति। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है चतुष्पति के बारे में। व्हाट इज मीन बाय चतुष्पति? इट, आप कह सकते हैं इट इज ए हायर एजुकेशन ऑफ द हिंदूज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्चरल लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन के बारे में। पेंटिंग्स ऑफ कंगारा, राजपूत कुल, ये सब कुछ बढ़िया इवॉल्व हुआ। उसके बाद हम देखेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। इमाम बाड़ा ऑफ लखनऊ कौन बिल्ड किया? सवाई जय सिंह। इमाम बाड़ा ऑफ लखनऊ वॉज बिल्ट बाय दी असफुद्दौला। और उसके बाद हम देखेंगे सिटी ऑफ जयपुर, इसको कौन बिल्ड किया? सवाई जय सिंह। इमाम बाड़ा ऑफ लखनऊ वॉज बिल्ट बाय दी असफुद्दौला, और सिटी ऑफ जयपुर किसने बनाया था? सवाई जय सिंह। एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, पहले दिल्ली, बनारस, उज्जैन, उसके बाद और दूसरे स्टेट जयपुर, एंड फाइनल स्टेट इज मथुरा। ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज वॉज बिल्ट बाय दी सवाई जय सिंह। उसके बाद हम देखेंगे कि लिटरेचर के बारे में। उर्दू पोएट्री जैसे मीर, सौदा, गालिब जैसे पोएट्री सवाल हुए। उसके बाद हम देखेंगे मलयालम लिटरेचर अंडर त्रावणकोर किंग्स। त्रावणकोर किंग्स के दौरान मलयालम लिटरेचर वॉज वेरी वेल डेवलप्ड। उसके बाद हम देखेंगे सितारा पोएट्री। तमिल लैंग्वेज वॉज वेरी वेल डेवलप्ड बाय दी सितारा पोएट्री। आप देख सकते हैं इनका इंपॉर्टेंस कितना है। नाउ टाइम टू सॉल्व यूपीएससी सीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम हर एक वीडियो के एंड में वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके वजह से हमको एक आइडिया आएगा हाउ टू राइट आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन होगा
Defining the barriers of age, gender, and religion, Indian women became the torch barrier during the struggle for freedom in India. Discuss. ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज वन पेपर। मैं इसको आसान तरीके में कैसा लिख सकते हैं ये आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पेपर है, इसमें मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में। आंसर को डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद मैं डिवाइड करूँ, उसके बाद दूसरा पार्ट है बॉडी पार्ट, एंड फाइनली कंक्लूजन पार्ट। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा, इन तीनों में मैं क्या लिख सकता हूँ। डिफाइनिंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बैरियर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। डिस्कस। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें फाइंड आउट करिए कीवर्ड। आप फाइंड आउट करिए कीवर्ड, इसके वजह से हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। कीवर्ड मतलब जो भी क्वेश्चन में मेन पॉइंट होगा इसको आप ढूंढिए और उसके ऊपर हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है कौन, वुमेन्स ने, इंडियन वुमेन्स ने, इनके ऊपर हम लिखना पड़ेगा आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन इंट्रोडक्शन आई विल राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स। इनके जो भी यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है इसके बारे में मैं यहाँ पे लूंगा, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद मैं बॉडी में ये लिखूंगा इनके एग्जाम्पल्स, जो भी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे शामिल है इंडियन वुमेन्स ने, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल्स। जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जैसे झांसी लक्ष्मीबाई। उसके बाद रानी चेन्नम्मा, जो भी इन्होंने एक्ट किया, जो भी पॉलिसी से, इन सभी के बारे में मैं बॉडी में एक्सप्लेन करूंगा वो किस हिस्सा लिया है फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद कंक्लूजन में ये लिखूंगा उनके इंपॉर्टेंस, या वी कैन से एज आउटपुट। जो भी आउटपुट आए हैं इनके बारे में मैं लिखूंगा इनका कंक्लूजन। आई विल राइट इन ए पॉजिटिव वे। आप एक पॉइंट कभी भी याद रख लीजिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आंसर राइटिंग मेंटेन पॉजिटिव। जो भी लिखोगे पॉजिटिव वे में लिखो, नेगेटिव वे में मत लिखो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट। वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। Several foreigners made India their homeland and participated in the various movements. Analyze their role in Indian struggle for freedom. ये यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिस इज वन आंसर शीट, इसमें मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा होगा बॉडी पार्ट एंड फाइनली कंक्लूजन पार्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स द मेन पॉइंट, इसके वजह से हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। आप इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी लोग फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिए हैं कौन लिए है, फॉरेनर्स। जो भी फॉरेनर्स यहाँ पे हिस्सा लिया है फ्रीडम स्ट्रगल में, इनके बारे में यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। सो आई विल राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द, जो भी लोग यहाँ पे शामिल हुए फॉरेनर, इनके ऊपर मैं एक इंट्रोडक्शन लिखूंगा। उसके बाद बॉडी में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे एनी बेसेंट, शी इज ए फॉरेनर, इनके जो भी यहाँ पे लॉस है। उसके बाद निवेदिता सिस्टर निवेदिता के बारे में मैं लिखूंगा। इन सभी के बारे में उनके जो भी पॉलिसीज है, एक्ट है, जैसे एनी बेसेंट न्यूज़पेपर, इनके सभी के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे मैं लिखूंगा। उसके बाद कंक्लूजन पार्ट में इसका आउटपुट क्या है, इसके वजह से फ्रीडम स्ट्रगल में क्या चेंजेस है, इसके बारे में मैं लिखूंगा। आई विल राइट ऑल दिस इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज हाउ द वे टू राइट द आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एलॉबरेट। इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2013 में। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज आंसर शीट। इसको मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट। आप फाइंड आउट करना, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो कीवर्ड एक ही है वो है डलहौजी के बारे में। आप यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखो कि लॉर्ड डलहौजी कब गवर्नर ऑफ जनरल हुए और इनका असली नाम क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम लिखेंगे इन इंट्रोडक्शन पार्ट। बॉडी पार्ट में ये लिखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज इन्होंने एस्टैब्लिश किया, जैसे रेलवेज, जैसे पोस्टल एंड टेलीग्राम, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। इन सभी के बारे में हम लिखेंगे इन द बॉडी पार्ट, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन पार्ट, जो भी आउटपुट हुआ इसके ऊपर, जैसे रेलवेज के ऊपर इंडियन इकोनॉमी में कितना % है, इन सभी के बारे में वी विल राइट इन द कंक्लूजन पार्ट।
इसके वजह से हमारा आंसर होगा एक अच्छे तरह से वी विल राइट द आंसर। सो इट इज़ ए इजी वे टू राइट द आंसर। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो आपको इस सभी आसान लगेगा। आप एक बार लिख के इसको छोड़ गया तो आपको दिखेगा इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इसके साथ साथ आज का वीडियो खत्म है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। आपको बोलना चाहेंगे आफरीद शेख सर का कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, रेटिंग देना 10 में से। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो सलाह दे सकते हो, कोई चीज बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हमने इनसे बोला है कि अपनी तरफ से एक अच्छा ऐसा आउटपुट लेकर आओ, जो चीजें स्टूडेंट को 3 घंटे मिलती है वो आप 30 मिनट में इनको दे पाओ, 1 घंटे में दे पाओ, और एक अच्छी क्वालिटी के साथ में। ज्यादा समय नहीं लेना, कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 2-3 दिन बाद इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा सुबह 9 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लो ओरिएंटेशन वाली अपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं देखी, जो इस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। डाटा वीडियो क्लिक करके हमारा जो बाहुली कोर्स है यूपीएससी प्रिपरेशन जो आपको 0 से करना बताएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।